शिवनगढ़ गांव की वह रात साधारण नहीं थी। पौष मास की अमावस ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया था। ठंडी हवाएं किसी खूंखार जानवर की तरह झोपड़ियों के छप्पर फाड़ने पर उतारू थीं। गांव के अंतिम छोर पर स्थित विशाल की कुटिया में आज सन्नाटा मौत की आहट जैसा लग रहा था। झोपड़ी के भीतर एक कोना अंधकार में डूबा था। सावित्री बिस्तर पर पड़ी तेजी से सांस ले रही थी। उसका सीना धौंकनी की तरह चल रहा था। बुखार इतना तेज था कि उसके माथे से निकलने वाली भाप ठंडी हवा में साफ देखी जा सकती थी। विशाल अपनी पत्नी के पास बैठा उसके हाथों को मल रहा था। उसके हाथ पत्थर की तरह ठंडे हो चुके थे। पास ही ईशानी और उसका 15 साल का भाई रवि डरी हुई आंखों से अपनी मां को देख रहे थे। सावित्री, तू फिक्र मत कर, मैं भी शहर जाकर दवा लेकर आता हूँ। ये ठंड तुझे हरा नहीं पाएगी। नहीं विशाल, आज नहीं। आज पौष की अमावस है। तू भूल गया कि आज की रात दहकन वन जाग जाता है। बुजुर्ग कहते थे कि आज की रात जंगल रास्ता नहीं देता, बल्कि मुसाफिरों को लील जाता है। मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम दोनों का साथ चाहिए। बाहर मत जाओ, वो बुला लेगा। माँ, अगर पिताजी अकेले गए तो मुझे और डर लगेगा। मैं इनके साथ जाऊंगा। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं 15 साल का हूँ और जंगल के रास्तों को पहचानता हूँ। भैया, पापा, मत जाओ। सुना नहीं माँ ने क्या कहा? पड़ोस वाली काकी कहती थी कि जंगल में छलावा अपनी आवाज बदल बदल कर पुकारता है। अगर आप चले गए और वापस नहीं आए तो हम क्या करेंगे? सावित्री, अगर मैं नहीं गया तो तू सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। हकीम ने कहा था कि रात के 12 बजे से पहले ये दवा मिलनी जरूरी है। रवि, लाठी उठा और टॉर्च देख, हमें निकलना होगा। बाहर की बर्फीली हवा ने उनका स्वागत किसी बर्फीले थप्पच की तरह किया। जंगल के भीतर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया हो। पेहों की सूखी टहनियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज निकाल रही थीं जैसे कोई हियां चबा रहा हो। पिताजी, हवा बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे कान में फुसफुसा रहा है। डर मत रवि, ये सिर्फ हवा का शोर है। बस अपनी नजरें जमीन पर रख और मेरे पीछे चल। तभी घने कोहरे के बीच उन्हें एक रोशनी दिखी। वे उस रोशनी की तरफ जाने लगे। वहां एक पुरानी ल खाती हुई चाय की टपरी थी। इस निर्जन जंगल में ऐसी टपरी का होना नामुमकिन था। फिर भी वहां से आग का धुआं उठ रहा था। एक बुआ आदमी केतली हिला रहा था और 2 लोग चुपचाप बैठे थे। बाबा, इतनी रात को यहाँ दुकान? बेटा, दुकान समय देखकर नहीं, मुसाफिर देखकर खुलती है। अमावस की रात को जो यहाँ से गुजरता है वो या तो बहुत बहादुर होता है या बहुत बदनसीब। चाय पियोगे? ये चाय तुम्हारी यादों को ताजा कर देगी और जिस्म को ठंडा। कहाँ जा रहे हो मुसाफिर? आगे दहकन वन का दिल है। वहां रोशनी देखोगे तो रुकना मत। अगर कोई अपनी मां की आवाज में पुकारे तो जवाब मत देना। वो छलावा है। वो पहले तुम्हारा यकीन जीतता है, फिर तुम्हारी जिंदगी छीन लेता है। विशाल और रवि ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी बातों में इतना खौफ था कि रवि के हाथ कांपने लगे। लेकिन विशाल ने सोचा कि ये लोग शायद उन्हें डराकर लूटने की ताक में हैं। उन्होंने चाय नहीं पी और आगे बह गए। विशाल और रवि ने उस रहस्यमयी चाय की टपरी को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उन अजनबियों की बातें उनके कानों में किसी जहरीले मंत्र की तरह गूंज रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के और भीतर दाखिल हुए, पेड़ों की ऊंचाई और सघनता बढ़ती गई। अब आसमान की धुंधली चांदनी भी गायब हो चुकी थी। पिताजी, क्या आपने गौर किया?
जब हम उस टपरी से निकले थे तब हमारे कदमों की आवाज सूखी पत्तियों पर आ रही थी, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी गीली चीज पर चल रहे हैं। रवि घबरा मत, ये बस तेरा वहम है। कोहरे की वजह से पत्तियां नम हो गई होंगी। तू बस दवा के बारे में सोच। हमें सावित्री के लिए वापस भी जाना है। अचानक जंगल की खामोशी को चीरते हुए एक आवाज आई। वह आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई सिसक रहा हो। बाबू, मुझे ठंड लग रही है बाबू। पिताजी, ये तो ईशानी है। वो घर से हमारे पीछे आ गई क्या? नहीं रवि, पीछे मत मुड़ना। ईशानी घर पर दरवाजा बंद करके बैठी है। याद कर उस बूढ़े ने क्या कहा था, छलावा अपनों की आवाज में बुलाता है। ये वही है। आवाज अब और करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी उनके ठीक पीछे खड़ी है और उनका कुर्ता खींच रही है। रवि का मन हुआ कि एक बार पलट कर देख ले। पिताजी, वो आवाज बिल्कुल असली थी। उसमें वही डर था जो ईशानी की आवाज में होता है। अगर वो सच में ईशानी हुई तो? अगर वो जंगल में खो गई तो? नहीं रवि, यही तो इस जंगल का खेल है। ये तेरे दिमाग से खेल रहा है। अगर तू पलटा तो तू इस कोहरे में विलीन हो जाएगा। क्या तुझे याद नहीं पिछले साल उस चरवाहे के साथ क्या हुआ था? उसे भी अपनी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी थी और अगले दिन उसकी देह उस पुराने कुएं में मिली थी। ये कैसा रास्ता है पिताजी? ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। वो बरगद का पेड़, हम तीसरी बात से गुजरे हैं। विशाल रुका। उसने गौर किया कि रवि सही कह रहा था। वही कटा हुआ तना और वही लटकती जड़ें। जंगल रास्ता बदल रहा है, या शायद हमारी नजरें धोखा खा रही हैं। रुक, मैं इस पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी से एक निशान बनाता हूँ। विशाल ने जैसे ही पेड़ पर वार किया, पेड़ से लकड़ी की आवाज नहीं आई, बल्कि एक कराहने की आवाज आई, जैसे किसी इंसान को चोट लगी हो। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे तैसे लगभग 3 घंटे की अंतहीन दौड़ और डर के बाद जंगल का घनत्व कम होने लगा। दूर कहीं बिजली के खंभों की पीली रोशनी दिखने लगी। विशाल और रवि शहर की बाहरी सीमा पर पहुंच चुके थे। शहर के कुत्ते अजीब तरह से रो रहे थे, जैसे उन्होंने इन दोनों के साथ किसी अदृश्य साए को आते देखा हो। वे शहर की मुख्य मार्केट में पहुंचे। सब कुछ बंद था। केवल एक पुरानी दवा की दुकान का शटर आधा खुला था। कौन हो तुम लोग और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, शिवनगढ़ से आए हैं। मेरी पत्नी सावित्री की जान खतरे में है। ये रही पर्ची। खुदा के वास्ते जल्दी दवा दे दीजिए। शिवनगढ़? तुम लोग पागल हो? आज अमावस की रात है। दहकन मन के रास्ते से आए हो? जी साहब, रास्ते में हमें एक चाय की टपरी भी मिली थी। वहाँ के लोग बहुत डरावनी बातें कर रहे थे। क्या कहा? चाय की टपरी? मुसाफिर, शिवनगढ़ के रास्ते में तो कोई टपरी नहीं है। 10 साल पहले एक मुखिया की टपरी हुआ करती थी, पर अमावस की एक रात वहां आग लगी और सब जिंदा जल गए। तब से वहां सिर्फ राख का ढेर है। पर साहब, हमने वहां आग जलती देखी। हमने केतली की आवाज सुनी। वहां लोग बैठे थे। तुमने इंसानों को नहीं, रूहों को देखा है। वे रूहें हर साल अमावस को वहां बैठती हैं और आने जाने वालों को चेतावनी देती हैं। जो उनकी बात मानकर लौट जाता है वो बच जाता है, और जो आगे बढ़ता है उसका क्या होता है? उसका साया जंगल छीन लेता है। अब तुम वापस जाओगे तो देखना, तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ नहीं होगी। तुम तो घर पहुंच जाओगे, पर तुम्हारा एक हिस्सा हमेशा के लिए उस दहकन वन का कैदी बन जाएगा। साहब, हमें डराइए मत। हमें दवा दीजिए और घर जाने दीजिए। वापस उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा रास्ता बाढ़ में बह चुका है। पर याद रखना, वापसी में वो टपरी तुम्हें फिर दिखेगी। इस बार वे तुम्हें बुलाएंगे, रुकना मत। अगर रुक गए
तो अगली अमावस को तुम भी उसी बेंच पर चाय पीते मिलोगे। पिताजी, दुकानदार की बात ने मुझे बुरी तरह डरा दिया है। क्या हम सुबह तक यहाँ नहीं रुक सकते? मुझे वापस उस जंगल में जाने से मौत का डर लग रहा है। बेटा, माँ की दवा की गर्मी अभी मेरी जेब में है। अगर हम यहाँ रुक गए तो घर पर माँ की देह ठंडी पड़ जाएगी। हमें जाना ही होगा, ये हमारी मजबूरी है। बस हिम्मत मत हारना। विशाल ने घबराकर जमीन पर देखा। बल्ब की रोशनी में उनकी परछाइयां बहुत धुंधली और लंबी दिख रही थीं। विशाल और रवि ने शहर की सीमा छोड़ दी थी। दवा की पुड़िया विशाल के सीने से चिपकी हुई थी, लेकिन उनका दिल किसी डूबते हुए पत्थर की तरह भारी था। दुकानदार की कही हुई बातें तुम्हारा साया जंगल छीन लेगा, उनके कानों में किसी पुराने श्राप की तरह गूंज रही थी। जंगल में दोबारा प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे पेड़ और करीब आ गए हों। पगडंडी अब और संकरी हो गई थी। पिताजी, क्या आपको महसूस हो रहा है? हवा में अब वो ठंड नहीं है जो जाते समय थी। अब हवा में जलती हुई मांस जैसी कोई दुर्गंध आ रही है। ध्यान मत दे रवि, अपनी सांसों पर काबू रख। हमें बस उस जगह को पार करना है जहां वो टपरी थी। दुकानदार ने कहा था कि वे हमें फिर बुलाएंगे। हमें बस बहरा बन जाना है। तभी दूर कोहरे के पीछे से वही मध्यम रोशनी दिखाई देने लगी। वही चाय की टपरी, वही आग की लपटें। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वहां कोई शोर नहीं था। जो लोग पहले बैठे थे वे अब बिल्कुल शांत थे और उनके सर नीचे झुके हुए थे। जैसे ही बाप बेटे उस जगह के पास पहुंचे, वह चाय वाला अचानक खड़ा हो गया। उसने अपनी सूखी हुई उंगली से विशाल की ओर इशारा किया। अरे मुसाफिर, रुक जाओ। दवा तो मिल गई, पर इसकी कीमत तो चुकाते जाओ। तुम्हारे बेटे की आंखों में जो चमक है वो मुझे चाहिए। बस एक प्याली चाय, फिर रास्ता तुम्हारा। पिताजी, मेरा पैर, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। रवि का पैर वहीं रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य जंजीर उसे पीछे खींच रही हो। भाग रवि, ये सब झूठ है। ये मिट्टी और राख है। विशाल ने देखा कि टपरी पर बैठे हुए दो आदमी अब धीरे धीरे, उनके चेहरे पर खाल नहीं थी, सिर्फ काला धुआं था। विशाल ने अपनी पूरी ताकत लगाई। वे दोनों पागलों की तरह दौड़ने लगे। पीछे से उन रूहों के हंसने की आवाजें आ रही थीं जो अब चीखों में बदल चुकी थी। तुम भाग सकते हो, पर तुम्हारी परछाई यहीं रहेगी। दौड़ते दौड़ते रवि का पैर एक जड़ में फंसा और वह गिर पड़ा। विशाल उसे उठाने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि पीछे सब कुछ शांत था। वो टपरी, वो रोशनी, वह बूढ़ा, सब कुछ गायब था। वहां सिर्फ घना कोहरा और काले पेड़ थे। जमीन पर कोई पदचिन्ह नहीं थे, सिर्फ राख की एक परत थी। पिताजी, वहां तो कुछ भी नहीं है। हम किससे बात कर रहे थे? हम किसके पास रुके थे? वो छलावा था बेटा। वे हमें रोकना चाहते थे ताकि हम सुबह तक यहाँ भटकते रहें और हमारी देह ठंडी पड़ जाए। चल, अब घर करीब है। रात के करीब 3 बज रहे होंगे जब विशाल ने अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। सावित्री और ईशानी अंदर जाग रही थी। दरवाजा खुलते ही दोनों अंदर गिर पड़े। पापा, भैया, आप लोग ठीक तो हो? आपकी आंखों में इतना डर क्यों है? ईशानी जोर जोर से रोने लगी। तो झोपड़ी के भीतर एक लंबी और डरावनी चर्चा शुरू हुई। सावित्री, आज जो हमने देखा वो इस दुनिया का नहीं था। दहकन वन के उस पार एक और दुनिया बसती है, मरे हुए लोगों की दुनिया। माँ, वहाँ एक चाय की टपरी थी। वहाँ के लोग जानते थे कि हम आ रहे हैं। उन्होंने हमसे हमारी यादें और हमारी गर्मी मांगी, और जब हम वापस आए तो वहाँ कुछ भी नहीं था,
सिर्फ मौत जैसी खामोशी थी। शिवनगढ़ के इस जंगल का इतिहास बहुत पुराना है। अमावस की रात को ये जंगल अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार ढूंढता है। तुमने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए तुम बच गए। पर विशाल, रवि, तुम्हारी परछाइयाँ कहाँ है? सावित्री अचानक रुक गई। उसकी नजर जमीन पर पड़ी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लालटेन जल रही थी। ईशानी और सावित्री की परछाइयां दीवार पर साफ दिख रही थी, लेकिन विशाल और रवि जहां खड़े थे वहां जमीन बिल्कुल खाली थी। रोशनी उनके शरीर के पार जा रही थी, जैसे वे कोई पारदर्शी चीज हो। दुकानदार ने सही कहा था, उस जंगल ने हमारा एक हिस्सा छीन लिया। हम घर तो आ गए, पर हमारा साया अब भी उसी दहकन वन की टपरी पर बैठा होगा। रवि ने अपने हाथ देखे। वे असली लग रहे थे, पर उनकी छाया का न होना इस बात का सबूत था कि वे अब पूरी तरह से पहले जैसे इंसान नहीं रहे। बाहर अमावस्या की रात अब ढलने को थी, लेकिन कोहरा अभी भी झोपड़ी को घेरे हुए था। कम से कम तुम सुरक्षित हो। दवा काम कर गई। हमारे साए गए तो क्या हुआ, हमारा परिवार तो बच गया। विशाल ने सावित्री की ओर देखा और कहा, लेकिन जैसे ही विशाल ने यह कहा, झोपड़ी की खिड़की पर एक दस्तक हुई। बाहर से एक परिचित आवाज आई, बिल्कुल विशाल जैसी आवाज। सावित्री, दरवाजा खोलो, मैं दवा लेकर आ गया हूं। अंदर बैठे विशाल और रवि के रोंगटे खड़े हो गए। जो बाहर खड़ा था वह विशाल का साया था, जो अब खुद विशाल बनकर वापस आ गया था। कहानी इस डरावने एहसास के साथ समाप्त होती है कि असली विशाल अंदर है या बाहर, ये कोई नहीं जानता। दहकन वन का छलावा उनके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। शिवनगढ़ की वह अमावस कभी खत्म नहीं हुई।